बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। कुछ दिनों से मैं यही सारा ड्रामा होते देख रहा था। जैसे ही मेरा अरबी मालिक अपने काम के लिए ऑफिस जाता तो इसकी चारों बेटियां यूं खुश होती जैसे कि आज़ाद हो चुकी हों। फौरी से इनकी छोटी बेटी मेरे पास आती और एक लिस्ट पकड़ाकर कहती, चौकीदार ये सामान लेकर आए। इन लड़कियों का रोज का मामूल बन चुका था। जैसे ही इनका बाप ऑफिस के लिए निकलता, छोटी बेटी आकर मुझे लिस्ट पकड़ा देती, कहती कि जाओ ये सामान लेकर आओ और जिस मार्केट का लिखा है वहीं से लेकर आना। वो लड़की मुझे ऐसी मार्केट का लिख कर देती जो कि इनके घर से काफ़ी दूर थी, जहाँ से सामान लाने में मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे। और जब मैं वापस आता तो वो लड़की बेहद खुश होती, आंखों से ऐसे इशारे करती जिन्हें देखकर मुझे भी शर्म आने लगती। चंद दिन तो मैं यही देखता रहा। मुझे लगा कि शायद वो शख्स अपनी बेटियों पर बेजा किस्म की सख्ती करता है, डांट डपटता है, घर से बाहर नहीं निकलने देता, जो वो यूं बाप के जाने पर इतना खुश होती हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो वो मुझे क्यों बाहर भेजती हैं। मैं तो घर से बाहर ड्यूटी देता हूँ, वो जो चाहे घर में आज़ादाना कर सकती हैं। मुझे बाहर भेजने का भला क्या जवाब था। वो मुझे बाहर क्यों भेजती हैं और ऐसी जगह पर क्यों भेजती हैं जहाँ से आने जाने में मुझे कई घंटे लग जाएं। शायद वो मुझे बाहर इसीलिए भेजती होंगी कि मैं मालिक को शिकायत ना लगा दूं, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। और वो बात ऐसी शर्मनाक थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जब से मेरी यहाँ नौकरी लगी थी, चंद दिन तो मैं यही सब कुछ देखता रहा, लेकिन इसके बाद मुझे इन लड़कियों पर शक होने लगा। और शक की वजह मालिक की छोटी बेटी थी। जब मैं सामान लेकर आता तो दरवाजे की बेल देता, दरवाज़ा 15 मिनट से पहले खुलता ही नहीं था। मैं बार बार दरवाज़ा खटकाने लगता, कभी बेल देने लगता। 15 मिनट बाद मालिक की छोटी बेटी दरवाज़ा खोल देती और इसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई होती। जैसे ही मैं अंदर दाखिल होता, वो लड़की बार बार पीछे पलटकर लॉन्च के दरवाजे की तरफ देखने लगती, जैसे कि घर के लॉन्च में कोई मौजूद हो। जैसे ही मैं सामान अंदर लेकर जाता तो कहते कि चौकीदार सामान यहाँ रख दो, मैं ले जाऊंगी। मैंने कहा, दीदी जी इतना भारी सामान आप कैसे उठाएंगे, मैं अंदर रख देता हूँ। लेकिन वो मुझे अंदर नहीं जाने देती थी, बार बार यही कहती कि यहीं रख दो, मैं ले जाऊंगी। और वो भारी शापर उठाए अंदर चली जाती। बड़ी दुबली पुतली से 16 साल की लड़की थी। इसकी बहनें 20 और 18 साल की थी। इनकी वालदा हयात ना थी। मुझे इस लड़की को मैं हैरान हुई। कमी बहनें भी 18 और 20 साल की थी और इनकी वालदा हयात ना थी। मुझे इस लड़की को देखकर न जाने क्यों गड़बड़ का एहसास होने लगा था। वो लड़की कभी बंगले की पिछली जानब देखने लगती जैसे कोई मौजूद हो, कभी दुपट्टे से अपना पसीना पोंछने लगती। फिर मुझे यह मालूम हुआ कि मालिक ने अपनी बेटियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी और सख्ती नहीं लगाई, बल्कि वो तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी सोच में पड़ गया कि जब मालिक अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर वो लड़कियां इनके जाते ही ऐसी खुश होती हैं कि जैसे किसी कैद से रहा हुई हों और मुझे बाहर भेज देती हैं। एक बार जैसे मालिक ऑफिस के लिए घर में निकले, फौरी से इसकी छोटी बेटी मेरे पास आ गई, मेरे हाथ में लिस्ट थमा दी। मैंने कहा, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ये सुनकर इसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ। कहने लगी, सर दर्द की गोली तुम्हें लाकर देती हूँ, वो खाओ और जाओ यहाँ से, जो काम बोला है वो करो। मैंने कहा, नहीं दीदी जी, आज मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है, मैं नहीं जा सकता। मैं मालिक से भी कह दूंगा कि मेरा ये कहना था कि वो लड़की गुस्से से वापस पलट गई। मैं सोच चुका था कि आज तो मैं इन लड़कियों का राज जानकर ही रहूँगा। आखिर ये मालिक के जाने के बाद इसको करती क्या है। अभी भी ये सोच ही रहा था कि जब वो दरवाज़ा खुला तो वही 16 साल लड़की बड़े गुस्से से मेरी तरफ आने लगी। मैं संभल कर बैठ गया और अपना सर हाथ में रख लिया, जैसे मेरे सर में दर्द सी उठ रही हो। जैसे ही वो मेरे करीब आई, इसने पहले के मुझसे कुछ कहती। मैंने कहा, बीबी जी मेरे सर में बहुत दर्द है, कहीं भी नहीं जा सकता। मैंने अपने सर पर बड़ी मस्कीनियत से जाते हुए कहा। वो कहने लगी कि हमें बहुत ज़रूरी सामान मंगवाना था और मगर तुम ये दवा खा लो तो तुम्हारे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसने एक दवाई मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कहा, नहीं दीदी जी, मुझे दवाइयाँ खाना पसंद नहीं, बस मैं कुछ देर सर लगा कर आँखें बंद कर लूँगा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा।
कुछ देर तो वो मुझे देखती रही और मैं अपना सर पकड़े यूं बैठा रहा जैसे अपने सर दर्द की वजह से बेहद परेशान हूँ। फिर वो लड़की वापस अंदर चली गई और लॉन्च का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। इसके बाद जो कुछ मेरी आँखों ने देखा मेरे होश उड़ गए। उनके लिए काफ़ी था। मैंने देखा बंगले की पिछली जानिब लगे दरख्तों में हलचल सी हो रही थी, जैसा कि कोई भूचाल सा आ गया हो। मेरे दिल में 100 वसवसे आ रहे थे। मुझे लगा शायद मैं अपनी जगह दुरुस्त हूँ, शायद वो लड़कियाँ मुझे बाजार भेजने के बाद यहाँ पर किसी को बुलाती थी, वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर। शायद इन दरख्तों से वो लड़के अंदर आते होंगे। अगर ऐसा था तो ये बहुत गलत बात थी। मैंने अपनी बंदूक पकड़ी और बंगले की पिछली जानब जाने लगा। मेरे मालिक के बंगले में जो घर बना हुआ था वो बंगले की बीचों बीच था, इसीलिए पीछे की राहदारियों में वो दरख्त मुझे मेन गेट से साफ नजर आते थे, जो इस वक्त इस तरह से हिल रहे थे जैसे इस दरख्त में कोई मौजूद हो। मैंने अपनी बंदूक पकड़ी, पीछे की जानब जाने लगा। जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ कदम बढ़ा रहा था, मेरे दिल में जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने क्या किस्सा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे पहुंचा, मुझे जो महसूस हुआ जैसे दरख्त पर कोई चढ़ा हुआ है और दरख्त की शाखों को हिला रहा है। मैंने सख्त लहजे में कहा, कौन है? जहाँ मेरी आवाज़ सुनने की देर थी कि दरख्त की हलचल फौरी से रुक गई। मैंने दोबारा से कहा, यहाँ कौन है? मुझे बताओ, वरना गोली चला दूंगा। ये सुनना था कि मालिक की छोटी बेटी ने शाहों को पीछे करके अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगी, क्या दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? मैं हूँ। मैंने कहा, दीदी जी आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हैं? कहने लगी, मैं यहाँ पर फल तोड़ने आई थी। अब क्या इसके लिए भी मुझे तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? इसका लहजा बहुत सख्त था। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मैं वहाँ से वापस जाने लगा, लेकिन अचानक से मुझे एक साया खिड़की में दिखाई देने लगा, जिसे इस कमरे के अंदर कोई मौजूद हो। मेरी जान ये देखकर निकली कि इस कमरे में जो साया मैंने देखा था वो किसी मर्द का साया था। इसीलिए मैं फौरन से इस कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ा, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं सांस लेना ही भूल गया था। मैंने सोच भी नहीं सकता था कि मालिक की बेटियां ऐसी भी कर सकती हैं। हालांकि चंद दिन पहले मैंने मालिक को ये कहते सुना था कि इन्हें अपनी तीनों बेटियों से इस कदर मोहब्बत है कि अपनी बीवी की मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कहीं सतीली माँ इनकी बेटियों के साथ बदसलूकी ना करे। फिर ये लड़कियां कैसे अपने वालिद को धोखा दे सकती थी? मुझे इन लड़कियों पर अफसोस होने लगा, क्योंकि खिड़की की दूसरी जानब जो साया मैंने देखा था, पहले वो एक लड़के का था, इसके बाद दूसरा साया एक लड़की का था, जो काबिले एतराज़ हद तक एक दूसरे के करीब थे। ये देखकर तो मेरी रगों में खून आग की तरह दौड़ने लगा। मेरे दिमाग की नसें खींचने लगी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, खिड़की खोल कर देख सकूं वो कौन सा नौजवान है, इसे गोल में से घूम के रख दूं। अभी मैं एक लड़की के पास पहुंचा, खिड़की के पास पहुंचा ही था कि इससे पहले कि मैं खिड़की को खोलता, मेरे कंधे पर किसी ने जोर की चपक लगाई। जब मैंने पीछे पलटा तो मालिक की छोटी बेटी मेरे सामने बड़े गुस्से से खिड़की खड़ी मुझसे कहने लगी, यहाँ क्या ताकाजाकी कर रहे हो? आज आने दो बाबा को, मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। मैंने कहा, मैंने यहाँ पर एक लड़के का साया देखा है और इस वक्त घर में किसी मर्द का होना मेरी समझ से बाहर है। मेरी बात सुनकर लड़की की रंगत पक होगी। कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाकर अपनी ड्यूटी दो। मैंने कहा, इस घर की हिफाजत ही मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं देखूंगा कि यहाँ पर कौन है। और मेरा ये कहना था कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तुम होते कौन हो हमारे घर के अंदर झांकने वाले? मैंने इस लड़की को बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की की जानिब बढ़ा, इस लड़की ने तो मेरा हाथ और मुझे पीछे की जानिब खींचने लगी। तो मेरा शक यकीन में बदल गया। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। मैंने फ़ौरन से इसे अपना हाथ छुड़वाया। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे अपना काम करने दो। ये कहने के बाद मैंने खिड़की खोल दी। जब मैंने अंदर झांका तो मुझे हैरत होने लगी, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था। वो कमरा मालिक की बड़ी बेटी का था। कमरे में हर चीज़ सजी हुई थी, लेकिन कोई इंसान वहाँ मौजूद ना था। मैंने पूरा कमरा झांक कर देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। शायद इस लड़की ने जानबूझकर शोर मचाया था।
ताकि अंदर खड़े दोनों नफूस इसकी आवाज़ सुनकर होशियार हो जाएं और इधर उधर छुप जाएं। मैंने गौर कर इस लड़की को देखा तब तक वो लड़की राहदारियों से लॉन की तरफ जा रही थी। मैं तेज कदम बढ़ाता हुआ इसके पीछे जाने लगा। मैं सोच चुका था कि आज मैं पूरे घर की तलाशी लूंगा, देखूंगा इस घर में कौन आता है, ये लड़कियां क्यों अपने बाप को धोखा दे रही हैं। जब इनका वालिद इनसे मोहब्बत करता है, इनकी हर ज़रूरत को पूरी करता है, दिन रात कमाता है, इनको हर आसाइश देता है। जैसे वो लड़की लॉन्च के अंदरूनी दरवाजे की तरफ गई तो दरवाजे को अंदर से बंद करने लगी। मैंने दरवाजे पर हाथ रख दिया। मेरी इस हरकत पर मुझे घूर कर देखने लगी। कहने लगी, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे घर की तलाशी लेनी है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नौजवान के साए को देखा है। वो कहने लगी, तुम कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हें अंदर घुसा लूंगी। देखो, मेरी अंदर बहनें हैं जो पर्दा करती हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी अंदर नहीं आने दूंगी। इस लड़की के चेहरे पर इस कदर बदहवासी थी कि इसकी आवाज़ में इतनी कड़वाहट थी, वो चाह कर भी खुद अतमाद साबित नहीं कर पा रही थी। ये बात सच थी कि मैंने आज तक कभी मालक की दोनों बड़ी बेटियों को नहीं देखा था। बस यही एक लड़की थी जो बाहर आकर मुझे लिस्ट पकड़ा जाती थी, जिस पर सामान के साथ साथ मार्केट का नाम भी लिखा होता था। अब जब वो सामान लेने जाता तो मालूम होता कि वो मार्केट यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन इस वक्त मैंने इस लड़की की एक बात नहीं सुनी। मैंने कहा, मैं भी बहनों का भाई हूँ, औरत की इज्जत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। अगर मुझे मालिक ने चौकीदारी की नौकरी पर रखा है, मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं नमक हरामी कभी नहीं करूँगा। मैं कभी भी आंख उठाकर तुम्हारी बहनों की जानब नहीं देखूँगा, लेकिन घर की तलाशी ज़रूर लूँगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। तुम मुझे मेरी ड्यूटी से नहीं रोक सकती। ये सुनकर तो लड़की की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो बार बार यही कहने लगी कि मुझे अंदर नहीं आने देगी, लेकिन मैंने दरवाज़ा धक्के से खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो लड़की तो यूं थी कि जैसे अभी रो देगी। मैं जैसे ही लॉन्च में आया तो सामने टेबल पर 4 गिलास पड़े थे, जिसमें ब्राउन कलर का मशरूब आधा आधा रखा हुआ था। यूं लगता था जैसे किसी ने वो शरबत थोड़ा सा पिया हो, बाकी छोड़ दिया हो। इसके अलावा खाने पीने के कुछ लाजमात भी मौजूद थे, जैसे कि कबाब, निक्स वगैरह। ये देखकर तो मुझे मजीद कोई शक ही नहीं रहा कि जब वो बहनें 3 थी तो 4 गिलास टेबल पर क्यों रखे गए थे और इनके अंदर मशरूब कौन सा था। बहरहाल फिलहाल मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। सबसे पहले मैंने इस कमरे का दरवाज़ा खोला, जिसकी खिड़की से मैंने मर्दाना साया देखा था, लेकिन वो कमरा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली। वो लड़की मेरे पीछे ही थी। मैं जिस कमरे में जाता वो मेरे पीछे पीछे आने लगती और कहने लगती, देख लिया तुमने, अब निकलो बाहर। फिर मैंने एक कमरे की जाना बढ़ा। जिसे ही मैंने इसका दरवाज़ा खोलना चाहा, वो अंदर से लॉक था। मैंने बुरी तरह इस दरवाजे को इधर खटकाना शुरू कर दिया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है नीलो? क्या पागल हो गई हो जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटका रही हो? मैंने कहा, मैं हूँ चौकीदार, दरवाज़ा खोलें। बीबी जी मेरी आवाज़ सुनकर वो जो कोई भी थी कहने लगी, चौकीदार घर के अंदर? तुम्हें घर के अंदर आने की इजाज़त किसने दी? हम पर्दा करती हैं, हम किसी भी मर्द के सामने नहीं आती। तुम्हारा क्या काम है घर के अंदर आने का? बाहर जाकर अपनी ड्यूटी निभाओ। मैंने कहा, मेरा काम इस घर की हिफाजत करना है। मालिक मुझे घर की हिफाजत के पैसे देते हैं, घर के बाहर बैठकर मक्खियाँ मारने के नहीं। मैंने आपके घर में किसी मर्द का साया देखा है और मैं पूरे घर की जब तक तलाशी नहीं लूँगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बराए करम दरवाज़ा खोल दें। मैं आप लोगों की जानब बिल्कुल नहीं देखूँगा, मुझे सिर्फ कमरे की तलाशी लेनी है। मेरी ये बात सुनकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने फौरन से नज़रें झुका ली। सामने कमरे में 2 जैनमाज़ बिछे हुए थे। इनमें से एक खाली था, दूसरे पर एक लड़की बैठकर दुआ मांग रही थी। बस एक पल मेरी नज़र उठकर इस लड़की पर गई, लेकिन मैंने नज़रें बदल गया। इस लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि इस महतरमा को हम पर शक हो गया है। इनका कहना है कि हमारे घर में एक गैर मर्द मौजूद है जिसे ये देखना चाहता है। शायद घर के अंदर दाखिल होने का इनको इससे अच्छा बहाना कोई नहीं मिला था। ये सुनकर मैं तिलमिला कर रह गया, लेकिन बहरहाल मैं चाहता था कि मैं इस शख्स को
ढूंढ लूँ ताकि मैं इससे बता सकूं कि मैं ख्वामख्वाह अंदर नहीं आया। बहरहाल वो दोनों लड़कियां कमरे से बाहर निकल गईं। मैंने पूरे कमरे की तलाशी लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। पूरा कमरा खाली था, बल्कि पूरा घर ही खाली था। इन तीनों लड़कियों के अलावा वहाँ कोई भी मौजूद ना था। शायद इन लड़कियों ने इस लड़के को भगा दिया था, जैसे वो मालक की और मेरी गैर मौजूदगी में बुलाती थी। जब मैंने पूरे घर को कोना कोना छान मारा, मुझे कोई ना मिला, तो वो लड़की कहने लगी, हो गई तुम्हारी तसल्ली, आप बाहर जाओ और बाबा को आने दो। आज मैं उन्हें कहूँगी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, किसी बुढ़े चौकीदार को रखें। ये नौजवान चौकीदार घर की हिफाजत कम करते हैं, घर की खवातीन पर नज़र ज़्यादा रखते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम किस मकसद के तहत यहाँ आए थे। इस लड़की की ज़बान सुनकर तो मेरे अंदर खून खौलने लगा। वो कैसे मेरे किरदार पर उंगली उठा सकती थी। इस वक्त तो मैं घर से बाहर निकल गया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लेकिन अब मैं सोच चुका था कि मैं भी इनकी तरह एक ऐसी चाल चलूँगा और इस नौजवान को ज़रूर पकड़ लूँगा जैसे वो मुझसे छुपाना चाहती थी। वो अपने वालिद के भरोसे का यूँ गलत फ़ायदा उठा रही हैं। मुझे लगा कि रात को वो मेरी शिकायत मालक से लगाएंगी और मालक मुझसे ज़रूर इस मामले के बारे में पूछेंगे। लेकिन मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही कि लड़के ने मालक से कोई बात ही नहीं की, वरना मालक मुझसे ज़रूर पूछते। इसके मतलब कोई भी बात करता। जो हरकतें वो लड़कियां कर रही थी, मेरा पूरा शक इन पर पुख्ता होता जा रहा था। जैसे ही मालिक ऑफिस के लिए जाने लगे, मैंने इन्हें रोक लिया। मैंने कहा, मालिक, आपके जाते ही आपकी बेटियां मुझे सामान की एक बड़ी सी लिस्ट देती हैं और मुझे मार्केट भेज देती हैं, और जिस मार्केट में वो मुझे भेजती हैं वहाँ से सामान लाने में मुझे काफ़ी घंटे लग जाते हैं। इसी तरह से तो मैं घर की हिफाजत नहीं कर सकता। खुदा न खास्ता अगर मेरे पीछे से चोर घर में घुसा तो अब तो मुझसे ही पूछेंगे। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें गहरी हुई। कहने लगे, अच्छा, क्या मेरी बेटियां रोज़ तुम्हें मार्केट बेचती हैं? मैंने कहा, जी हाँ। वो कहने लगा, अगर इन्हें सामान की ज़रूरत है तो वो ड्राइवर से क्यों नहीं कहते? मैं ऑफिस जाने से पहले रोज़ इनसे पूछता हूँ, इन्हें कुछ मंगवाना है तो ड्राइवर मौजूद है, वो सामान ला कर देगा। ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि तुम बाजार पर चक्कर लगाओ। देखो, मैंने तुम्हें अपने घर की हिफाजत के लिए रखा है, इसीलिए कि तुम एक काबिल भरोसा इंसान हो। तुम्हारे वालिद ने भी यहाँ पर चौकीदारी की थी और कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, और इनके इंतकाल के बाद मैंने तुम्हें इनकी जगह रखा है। तुम यहाँ से एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं जाओगे जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ। ये सुनकर तो मेरे दिल को तसल्ली सी होगी। इसलिए मालिक के जाते ही जब इनकी छोटी बेटी ने आकर मुझसे कहा कि जाओ सामान लेकर आओ, तो मैंने कहा, बीबी जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैंने जानबूझकर इस लड़की से जो कहा था। मेरा जवाब सुनकर वो बड़ी मुतमिन होकर घर के अंदर चली गई। मैंने घर से बाहर जाने की बजाय इस लिस्ट बच्ची को अपनी जेब में डाला और बंगले की पिछली तरफ आ गया। घर का दरवाज़ा बंगले की पिछली जानब खुलता था और जो कोई भी था इस दरवाजे से अंदर दाखिल होता था। मैं जब बंगले की पिछली जानब आया तो इस खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया जहां मैंने इस दिन इस लड़के के साए को देखा था। मैंने इस खिड़की को खोलना चाहा तो वो लॉक नहीं थी। वो खिड़की खुल गई। मैंने पूरे कमरे का जायज़ा लिया। इस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं खिड़की से फलांकर कमरे में आ गया और एक कोने में छुप गया। जिस जगह मैं छुपा था वहाँ किसी को भी नज़र नहीं आ सकता था। अब मुझे इस शख्स का इंतज़ार था जिसे मैंने इस कमरे में एक लड़की के साथ देखा था। कुछ ही देर में मुझे इन लड़कियों की आवाज़ें आने लगी और फिर वही हुआ जिसका मुझे शक था। इन आवाज़ों में एक मर्दाना आवाज़ भी शामिल थी। वो लड़कियां इससे न जाने क्या बातें कर रही थी, लेकिन सभी के लहजे धीमे थे। इनकी आवाज़ें तो मैं सुन पा रहा था, लेकिन वो क्या बातें कर रही थी ये मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल और मैं सोच चुका था कि अब मैं आज इस लड़के को ज़ख्मी कर दूंगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला, मुझे लगा जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैंने जब दरवाजे की जानिब देखा तो वो तीनों लड़कियां कमरे में आईं। इनके साथ एक लड़का भी मौजूद था।
वो आकर बेड पर बैठ गई। लड़का कहने लगा, मैं सिर्फ तुम लोगों के कहने पर यहाँ आता हूँ, वरना जो कुछ बाबा ने मेरे साथ किया है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनके घर में कदम भी रखूं। इन तीनों में से जो बड़ी बहन थी वो कहने लगी कि प्लीज़ भैया, तुम क्यों पापा से नाराज़गी पाल कर बैठे हो? अपने गुस्से को जाने दो। हम कब तक तुम्हें छुप छुप कर घर पर बुलाते रहेंगे? जिस दिन बाबा को पता चल गया वो तुम्हें मार मार के घर से निकाल देगी। अब तो जो चौकीदार उन्होंने रखा है वो तो ऐसा बेगैरत है, घर में घुसता चला आता है। कल भी इसे शक हो गया था, शुक्र है कि आज वो बाजार चला गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं चल सकता। वो कहने लगा, मैं तब तक घर वापस नहीं आऊँगा जब तक बाबा अपनी जिद ख़त्म नहीं करते। इस लड़की के घर मेरा रिश्ते की बात नहीं करते। मैं इसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। तुम लोग समझाओ बाबा को, वरना वो अपना ही नुकसान करेंगे। मेरे पास ऑफिस की भी पूरी रिपोर्ट है। इनका मैनेजर इन्हें दोनों हाथों से लूट रहा है और देखना एक दिन ऑफिस भी तबाह हो जाएगा और ये घर भी बिक जाएगा। ये सुनना था कि वो लड़कियां घबराने लगी। अब मैं सारी कहानी समझ चुका था कि वो लड़का इनका भाई है जो किसी बात पर बाप से नाराज़ था और अपने वालिद के जाने के बाद बहनों से मिलने आता था। मुझे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन बहरहाल मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। वो लोग काफ़ी देर आपस में बातें करते रहे, फिर कमरे से बाहर निकल गए। शायद इसी दिन जब मैंने साया देखा था वो एक बहन का अपने भाई के साथ लगने का साया था, जैसे कि अक्सर बहन अपने भाई के साथ लगकर रो देती हैं और वो इन्हें तसल्ली देती हैं। बहरहाल मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ था वैसे ही मैं घर से बाहर चला गया। फिर मैं मेन गेट से बाहर निकल गया। कुछ देर इधर उधर सड़कों पर घूमता फिरता रहा, फिर चंद घंटे बाद वापस आया ताकि इन्हें ये लगे कि मैं बाजार गया था। कुछ सामान भी आते हुए ले आया था। कुछ दिन के बाद मैंने मालिक से सारी बात कही। ये बात सुनकर मालिक गुस्से में आ गए। फिर मैंने इन्हें समझाया कि वो अपने बेटे की शादी वहीं कर दें जहां वो चाहता है। वो कहने लगे, मुझे वो लड़की पसंद नहीं, वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, मेरी लड़कियों को भी आज़ाद ख्याल बना रही। बहरहाल मेरे बहुत समझाने पर मालिक